नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की। ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने जून 2024 के लेटेस्ट पेपर में से उठाए हैं। यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको रट जाएगा क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत संरचना की, जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसका पूरा नाम होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहते हैं आप इसे दोस्त? आप इसे कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के ग्रोथ के लिए, या फिर आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं किसी भी देश के लिए ये आधार होता है, ये बेस होता है डेवलपमेंट का। इसके बिना किसी भी देश में ना तो डेवलपमेंट किया जा सकता है ना हो सकता है दोस्त। तो क्या होता है आधारभूत संरचना? देखिए, इसका मतलब है किसी भी देश में मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं या फिर व्यवस्थाएं जो किसी देश में, किसी क्षेत्र में या फिर किसी समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे किसी देश की परिवहन सुविधा, वहाँ की ऊर्जा सुविधा यानी बिजली आपूर्ति जिसे आप कहते हैं। ऊर्जा का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिजली से है, ठीक है। जलापूर्ति, किसी देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना। शिक्षा, संचार, सड़कें, पुल, नाले, घर, ये सभी क्या होते हैं? हाईवेज हमारे देश की या किसी भी देश की आधारभूत संरचना होती है। व्यापार, विकास, समृद्धि, वृद्धि, आर्थिक विकास, चाहे कोई भी अवधारणा आप पॉजिटिव वे में लीजिए, प्रोग्रेस जिसे आप कहते हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ टिकती है तो आधारभूत संरचना पर। जिस देश की आधारभूत संरचना बेहतर होगी उस देश का विकास भी बेहतर होगा दोस्त। उस देश में आपके नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं मिल रही होंगी। आगे समझिए, आधारभूत संरचना का योगदान कहाँ होता है? देश के विकास में होता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। भाई शिक्षा की बात करें तो ये सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों ही विकास हमारा करेगी। दूसरी तरफ सारा व्यापार आप कहेंगे परिवहन से और किससे होगा? आप कहेंगे सड़कों से होगा। तो आधारभूत संरचना कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधि हो या फिर आर्थिक गतिविधि हो, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आधारभूत संरचना ही देशों के विकास में बड़ा योगदान देती है। अमेरिका जैसे जो देश है, वहाँ पर यदि आप देखेंगे वहाँ विकास का मुख्य कारण क्या है? वहाँ पर विकास का मुख्य कारण है उनकी आधारभूत संरचना, जो कि काफ़ी विकसित है। विकसित आधारभूत संरचना ही क्या करती है? आप कहेंगे विकास को जन्म देती है। आगे चलिए, देश के विकास में आधारभूत संरचना का फिर क्या महत्व होता है दोस्तों? ये आर्थिक विकास में योगदान देती है। देश के अंदर जीडीपी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अच्छी परिवहन सुविधा मिलेगी, संचार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि आईसीटी के नाम से जानी जाती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा का नेटवर्क, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा दोस्त। इन सभी को बढ़ावा मिलने से एक देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और देश आर्थिक विकास की तरफ जाएगा। दूसरा मेन रीजन क्या है? इससे रोजगार बढ़ता है दोस्त। रोजगार कैसे बढ़ता है? जब सरकार आधारभूत संरचना का निर्माण कराती है तो एलियन तो लेके नहीं आएगी दूसरे, आप कहेंगे ग्रह से। कहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? जब भी कोई आधारभूत संरचना बनती है, जब भी कोई आधारभूत या आधारिक संरचना बनती है, जैसे सड़कें, पुल, आप कहेंगे नहर, इन सभी में काम पर लगाया जाता है लोगों को, तो इनके निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे रोजगार का सृजन होता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक कल्याण दोस्तों। अब आधारिक संरचना मैंने आपको बताई थी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और जल आपूर्ति जैसी क्या करती हैं? ये लोगों के जीवन स्तर को पहले से बेहतर बनाने का काम करती हैं दोस्त। जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं होंगी उतनी आधारिक संरचना बेहतर होगी, और जितनी बेहतर आधारिक संरचना होगी उतना ही ज़्यादा आपका कल्याण होगा। निवेश हो चाहे व्यापार हो, परिवहन की सुविधा बढ़ने से या फिर किसी देश की आधारभूत संरचना अच्छी होने के कारण जो विदेशी लोग हैं वो भी क्या करते हैं? घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। जब कोई देश, जैसे भारत ने अपना कार्यक्रम चलाया था, आपने याद होगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, उसमें भारत चाहता था कि विदेशी लोग क्या करें? भारत के अंदर व्यापार करें, निवेश करें। उसके लिए विदेशी लोग किस बेस पर निवेश करते हैं? जब वो देखते हैं कि देश में आधारिक संरचना अच्छी है, देश के अंदर ग्रोथ के क्या है, आप कहेंगे चांसेस है, तो ऐसी कंडीशन में ही क्या होता है? निवेश किया जाता है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मानव पूंजी क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। ध्यान से समझिए दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं आप एक टीचर हैं, ध्यान से समझिए, मैं कहता हूं आप आज से एक टीचर हैं, तो आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल सर। उस स्किल को कहते हैं टीचिंग। यानी यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको शिक्षण करना आना चाहिए, आपको बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए। यदि आपको शिक्षण करना आता है तो आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो टीचिंग जिसको करनी आती है वो एक टीचर है, जिसको वकालत करनी आती है वो वकील है। तो हर व्यक्ति की आप कहेंगे पद, सामाजिक भूमिका उसके किसी न किसी कौशल, किसी न किसी ज्ञान से बनती है। उस कौशल यानी ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? मानव पूंजी। तो मानव पूंजी का मतलब है कोई ज्ञान, कौशल या फिर अनुभव
जिससे क्या होता है, या फिर क्षमताओं का संग्रह जो व्यक्ति के पास होते हैं, जिससे व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में योगदान देता है और कहीं ना कहीं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्त निभाता है। हर व्यक्ति के अंदर ये होती है। टीचर के अंदर टीचिंग का कौशल होता है, डॉक्टर के अंदर आपके रोगों का उपचार करने का कौशल होता है। उसी ज्ञान और कौशल के कारण उसके अंदर जो क्षमताएं क्रिएट होती हैं, उसी से ही वो क्या बनता है दोस्त, मानव संसाधन बनता है। तो यहाँ पर ये जो शिक्षण है दोस्तों, ये ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी है। ये क्या है, ये आपका ह्यूमन कैपिटल है दोस्त। और जबकि ये जो टीचर है, ये क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मानव पूंजी होती है उसे आप मानव संसाधन कहते हैं, और जो भी कौशल या ज्ञान उसके अंदर होता है उसे ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? शिक्षा के माध्यम से, ट्रेनिंग दे के, प्रशिक्षण के माध्यम से, या फिर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोगों के अंदर मानव पूंजी को विकसित कर सकते हैं। किसी देश के युवा पीढ़ी या फिर लोगों में जितनी अधिक मानव पूंजी होगी, उस देश का विकास उतनी ही तेजी से होगा दोस्त। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि शिक्षा मानव पूंजी को विकसित करने का सबसे महान और फास्टेस्ट तरीका है। जितने एजुकेटेड आप होंगे, उतने ही स्किल्स आपके अंदर होंगे, उतने ही मानव पूंजी आप रखेंगे अपने पास, उतना ही तेजी से आपका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा और देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा शिक्षित, वेल क्वालिफाइड व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठता, वो देश की प्रगति में कोई ना कोई योगदान देता ही रहता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए दोस्त, है ना एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आगे चलिए। आय असमानता क्या होता है दोस्त? अक्सर आप देखते होंगे समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जिसमें किसी समाज, क्षेत्र या देश में विभिन्न व्यक्तियों और परिवारों के बीच आय यानी पैसा जो होता है उसमें बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। यही कारण है किसी समाज के अंदर क्या होता है, वर्ग व्यवस्था उत्पन्न होती है। ये वर्ग कैसे बढ़ते हैं? एक जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है यानी अमीर वर्ग, एक जिनके पास कम पैसा होता है यानी कि निर्धन वर्ग दोस्त, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो निर्धन से थोड़ा ऊपर होते हैं और आपके अमीर से थोड़ा नीचे होते हैं, जिनमें आते हैं मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली। ये वो लोग होते हैं जो अमीर बनने की चाह रखते हैं और गरीबी का इनको क्या होता है दोस्तों, डर। तो चाह जाती है अमीरियत की तरफ और आपको डर जाता है गरीब बनने का, इसलिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास व्यक्ति होता है। और मिडिल क्लास व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या फिर निर्धन व्यक्ति का समाज में होने का मतलब है लोगों की इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को आय असमानता कहते हैं। बात समझ में आई दोस्त? ये एक आर्थिक समस्या को डिनोट करता है। पैसे की समस्या क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्तियों के पास तो ज़्यादा संपत्ति होगी, अत्यधिक संपत्ति होगी, जबकि अन्यों के पास थोड़े कम संसाधन होंगे, बहुत कम संसाधन होंगे। एक तरफ जैसे आप मुंबई की बात करें, एक तरफ तो आप देखेंगे हीरो हीरोइंस रह रहे हैं बांद्रा में फ्लैट लेके या जुहू बीच पे, और दूसरी तरफ एशिया की सबसे गंदी बस्ती धारावी बस्ती है दोस्त, जो कि एशिया की सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ये क्या दिखाता है? ये आय असमानता को दिखाता है। सभी लोगों के पास समान आर्थिक अवसर और संसाधन यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। समान की जगह आप यहाँ पर यदि वर्ड लगा देते हैं असमान, असमान आपको क्या मिलेंगे दोस्त? यहाँ पर आर्थिक अवसर और संसाधन देखने के लिए मिलेंगे। कुछ के पास बहुत ज़्यादा होंगे। अब भारत की स्थिति को यदि देखें तो आय असमानता बहुत बढ़ गई है। देश की 90% संपत्ति पर 10% लोग राज कर रहे हैं, और देश की आप कहेंगे 10% संपत्ति पर 90% लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। यही है आय असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण। क्लियर दोस्त? ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। आय असमानता बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है क्षैतिज आय असमानता, जब समाज के विभिन्न समूह और व्यक्ति के बीच आय में क्या हो दोस्तों, अंतर हो। यह कंडीशन कब पैदा होती है? यह अंतर समान स्तर पर होता है। इसमें समान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग आय के विभिन्न स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर अन्य सामाजिक वर्गीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? क्षैतिज, क्षैतिज आप समझते हो ना, क्षैतिज मतलब पड़ी हुई, इस तरीके से आय असमानता। कारण क्या है? लोगों की आय में अंतर तो होगा दोस्तों, लेकिन इसमें समान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग के आय के विभिन्न स्तर पर हो सकते हैं। अब मैं कहता हूं ये सब टीचर ही हैं दोस्त, ध्यान से समझिए, ये टीचर ही हैं। बात समझिए, सारे टीचर ही हैं ये, लेकिन इनको मैंने 3 भागों में बांट दिया। एक प्राइमरी टीचर, एक आप कहेंगे सर टीजीटी टीचर, और एक आप कह सकते हैं पीजीटी टीचर। अब एक ही व्यवसाय में आप देखेंगे हो सकता है इसकी सैलरी 50,000 हो, इसकी सैलरी 70,000 हो, और इसकी सैलरी 1 लाख प्लस हो दोस्त। तो ये क्या है? एक ही शिक्षा, एक ही आप कहेंगे नौकरी से जुड़े हुए लोगों के बीच जो शैक्षिक आप क्या कहते हैं, आय में असमानता देखने के लिए मिलते हैं, इसे आप कहते हैं क्षैतिज असमानता।
ऊर्ध्वाधर क्या होती है? खड़ी आय असमानता। ये क्या होती है दोस्तों? जब समाज में विभिन्न सामाजिक वर्ग और व्यक्तियों के बीच आय असमानता कुछ अधिक होती है, यह अंतर ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ता जाता है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों, वो यही होता है। यानी यहाँ पर टॉप पर तो कौन है आपके? आप कहेंगे सर अमीर लोग, और इससे नीचे जितने भी होंगे गरीब होते चले जाएंगे, और सबसे बॉटम पर होंगे आप उन्हें कहेंगे सर ये हैं गरीब लोग। तो ये जो ए समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में असमानता होती है, इसे आप कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और जो एक ही वर्ग टीचर वर्ग के बीच में ही क्या है दोस्तों? टीचर क्लास में ही आय असमानता है, वो आप क्षैतिज असमानता। बात समझ में आई? बताइए। बहुत बढ़िया दोस्त, आगे देखिए। अब ये श्रम बल क्या होता है? श्रम बल मतलब किसी भी देश में काम करने लायक लोग, चाहे वो काम पर लगे हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो काम करने की इच्छा रखते हो। तीन तरीके के लोग होते हैं ना, एक काम कर रहे हैं, एक बेरोजगार है जिन्हें काम नहीं मिल रहा, और एक वो जो काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन काम नहीं है। तो देखिए, श्रम बल एक देश की वह संख्या होती है जो किसी विशेष समय पर रोजगार में लगी होती है दोस्त, या फिर बेरोजगार कार्यशील जनसंख्या होती है। मतलब वो लोग जो वास्तव में रोजगार में हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं दोस्त, और वो लोग जो बेरोजगार हैं वो भी देश का श्रम बल ही होते हैं। क्योंकि रीजन क्या है? काम करने लायक तो ये भी है, काम करने के लिए इच्छुक तो ये भी है, पर रोजगार ही नहीं है। तो इस सभी को टोटल को आप क्या कहते हैं दोस्तों? श्रम बल कहते हैं, इंग्लिश में वर्क फोर्स या फिर लेबर फोर्स। ठीक है, बात समझ में आई? ये उन व्यक्तियों का समूह होता है जो काम करने के लिए तैयार हैं, यानी ये लोग काम की तलाश कर रहे हैं, या फिर वे लोग हैं जो वर्तमान में किसी काम में लगे हुए हैं। दोनों ही लोग, मान लीजिए एक ये व्यक्ति है जो सूटकेस लेके क्या कर रहा है दोस्त? अपने काम पर जा रहा है, और एक ये वो व्यक्ति है जो घर में बैठकर क्या कर रहा है? आप कहेंगे कंप्यूटर पर नौकरी ढूंढ रहा है। ये दोनों ही व्यक्ति वर्क फोर्स का हिस्सा हैं दोस्त, जो काम ढूंढ रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? श्रम बल का मतलब है कार्य करने की उम्र के सभी व्यक्तियों का समूह, यानी काम करने की जिनकी उम्र हो चुकी है, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो किसी नौकरी या व्यवसाय में लगे हैं, और वे भी शामिल हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। यानी रोजगार हो चाहे बेरोजगार हो, वर्क फोर्स तो दोनों को मिला के, दोनों को जोड़ के बनता है एक देश का। ठीक है दोस्त, चलिए। हमारे देश में बेरोजगार वर्क फोर्स ज्यादा है। अब इसका देखिए बेरोजगारी से क्या संबंध है वर्क फोर्स का? क्योंकि जब भी हम बेरोजगारी का दर निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम निकालते हैं, तो ऊपर लिखते हैं बेरोजगार लोग। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे देश में 100 लोग क्या हैं? आप कहेंगे सर बेरोजगार हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए। और हमारे देश का, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश का 1000 लोग ऐसे थे हमारे देश में जो काम कर सकते हैं। बेरोजगार कितने? 100 लोग। काम कर सकते हैं कितने? 1000 लोग। अब मैं बेरोजगारी का रेट यदि निकालूंगा यहाँ से तो आएगा 10%। कितने प्रतिशत आएगा? आप कहेंगे सर 10% आएगा, यानी 10% लोग हमारे यहाँ क्या है? बेरोजगार हैं। तो जब भी हम बेरोजगारी की दर निकालते हैं तो आधार क्या बनाते हैं? कुल श्रम बल को बनाते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। मान लीजिए देश के अंदर 200 लोग बेरोजगार हैं, टोटल लोग हैं 100 काम करने लायक, तो कितने? 20% लोग यहाँ पर बेरोजगार होंगे। बात समझ में आई? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हम श्रम बल का ही इस्तेमाल करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, 2 प्रकार के मेजरली क्षेत्र हमारे देश के अंदर होते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा हमें। एक होता है संगठित क्षेत्र, ये दोनों रोजगार के क्षेत्र हैं दोस्त। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लिख लेना इसके ऊपर रोजगार के क्षेत्र। अक्सर हमारे देश में लोग सरकारी नौकरियां चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी का क्षेत्र संगठित होता है। प्राइवेट क्षेत्र या फिर खुद का बिजनेस या फिर ठेली लगाने असंगठित क्षेत्र होता है। रीजन क्या है? संगठित क्षेत्र काम करने की वह जगह होती है जहां पर काम करने वालों के लिए नौकरी फिक्स होती है, कानूनी सुरक्षा उन्हें मिलती है, कुछ निश्चित लाभ भी उन्हें मिलते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, फिर ट्रैवल अनाउंस, आपका हाउस रेंट अनाउंस आपको मिलता है, डियरेंस अनाउंस आपको मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है दोस्त, और पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में आपका नाम होता है। अगर ये सारी सिक्योरिटीज सेफ्टीज आपको मिलती है किसी क्षेत्र में काम करते हुए तो वो संगठित है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी सिक्योरिटी सेफ्टीज देती है, तो वो भी जो नहीं है, सरकारी नौकरियां ही संगठित क्षेत्र होती है। मल्टीनेशनल कंपनी जो ये सिक्योरिटीज देती हैं उनको भी क्या किया जाता है दोस्तों? संगठित क्षेत्र में रखा जाता है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में आपको एक न्यूनतम फिक्स सैलरी मिलेगी, काम करने के लिए घंटे फिक्स होंगे, छुट्टियां आपकी फिक्स होंगी दोस्त, और आपकी नौकरी फिक्स होगी, पेरोल पे आपको रखा गया है। असंगठित क्षेत्र वह होता है जहां काम करने वाले लोगों को बिना किसी कानूनी सुरक्षा के, सामाजिक सुरक्षा के काम पर रखा जाता है। जैसे आपने देखा दिहाड़ी के मजदूर, सामान्य लेबर या फिर खुद का बिजनेस। जो स्वयं नियोजित होते हैं दोस्तों वो भी असंगठित क्षेत्र के होते हैं, क्योंकि बहुत कम वेतन पर वो काम करते हैं, काम में स्थिरता भी नहीं होती और काम में उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिलती, शर्तें भी यहाँ पर अनियमित होती हैं, वक्त के साथ साथ शर्तें चेंज होती चली जाती हैं। बात समझ में आई नहीं? ज़्यादा काम होने पर इनसे ज़्यादा काम भी कराया जाता है, मतलब इनके वर्किंग हार भी फिक्स नहीं होते। डन। आगे देखिए, 2 प्रकार की बेरोजगारी की ओर बात करेंगे।
खुली बेरोजगारी और गुप्त बेरोजगारी। चलिए दोस्त, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसमें श्रमिकों के पास कार्य करने का अवसर ही नहीं होता, जैसे हमारे देश की इस समय स्थिति है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा भारत, हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी आप देखिए कितनी बेरोजगार है। यह स्थिति आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जहां लोगों को काम ही नहीं मिल पाता, वो काम की तलाश कर रहे हैं। खुली बेरोजगारी आप देखिए, खुलेआम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये खुली बेरोजगारी। गुप्त बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं आप। ये क्या है दोस्तों? छिपी बेरोजगारी। छिपी क्यों दोस्त? मान लीजिए काम करने के लिए 5 लोग चाहिए और आपने 10 लगा रखे हैं और सब आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई जैसा मान लीजिए खेत है, एक खेत में मान लीजिए 2 लोग काम करने के लिए चाहिए, आपने पूरा परिवार यानी 5 लोग घुसेड़ रखे हैं, सब काम करते हुए दिखाई देंगे, आपको लगेगा सबको रोजगार मिला तो हुआ है, लेकिन नहीं। छिपी बेरोजगारी तब होती है जिसमें लोग किसी काम में लगे होते हैं, उनका काम अप्रभावी रहता है या काम की अधिकता से नहीं जुड़े होते हैं। मतलब क्या है? श्रमिकों को काम तो मिलता है लेकिन उनकी क्षमता, श्रम शक्ति का पूरा उपयोग यहाँ पर नहीं हो पाता। रीजन क्या है? ध्यान से समझिए। 2 लोग होते हैं तो उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल होता है। 5 लोग हैं, आराम आराम से बैठ बैठ के काम करेंगे, टेंशन ही नहीं है। छिपी बेरोजगारी, जितने लोग काम करने के लिए चाहिए उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में भारत के देखने के लिए मिलती है ना। काम में चाहिए 5 लोग, लगा रखे हैं 25 लोग। क्या वो अपनी क्षमता का पूरा काम करेंगे? क्या मेहनत से काम करेंगे? नहीं, कहेंगे ये कर लेगा यार, थोड़ा सा तो काम ही है। अब मान लीजिए ध्यान, ये पेन बनाना है, एक व्यक्ति एक पेन को पूरे दिन में आराम से बना सकता है। मैंने एक पेन को बनाने के लिए 20 लोग रख दिए, कंडीशन क्या पैदा होगी? आराम से बनाएंगे, थाली हो जाएंगे, बीड़ियाँ पियेंगे बैठ के। ये क्या है? छिपी बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों को काम पे रखना। ठीक है दोस्त, चलिए बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। हमारा एजुचक्र एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। धन्यवाद।